हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पठाई जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 37 लेकर आए हैं। और आज भी 30 प्रश्नों का ये सेट लाया गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के प्रश्न लाए हैं। ठीक है, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रुप डी के सारे पीवाईक्यू इसमें लाए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी को है अपने अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या रहा? निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए से क्या करा कि घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये बात सही है कि का विरोध करता है घर्षण बल। ठीक है, फिर कह रहा है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है, इसे स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तो ये भी बात सही है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। अगला कह रहा है सी नंबर के मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूटा फूटा का कारण है। मतलब मशीन जो होता है वो घर्षण के कारण ही कभी कभी टूट फूट भी जाता है। ठीक है, और ऊर्जा का अपव्यय मतलब अगर कोई मशीन चलता है तो उसमें कुछ घिस जाता है, कोई कुछ पार्ट। ठीक है, तो उसी वो किसका कारण होता है? तो घर्षण के कारण होता है। तो ये भी बात सही है। आगे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, तो नहीं, रोलिंग घर्षण जो होता है वो स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में क्या होता है? तो कम होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ क्या रहा था कि सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से रिक्त स्थान बल के कारण रुक जाता है। तो ब्रेक लगाने पर कार कार जो है मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाता है? तो आपको पता है कि घर्षण के कारण। किसके कारण? तो घर्षण के कारण। जब ब्रेक लगाते हैं आप तो घर्षण के कारण वो जो कार है वो रुक जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो घर्षण के बिना होना मुश्किल है? तो ऑप्शन नंबर ए करा कि एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ऑप्शन नंबर बी करा कि कैरम खेलना। ऑप्शन नंबर सी करा कि एक गिलास को पकड़ना। या ऑप्शन नंबर डी करा कि दरवाजे की गति। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गिलास को पकड़ना। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो कोई गिलास नहीं पकड़ पाएगा। क्या? क्योंकि वो अगर घर्षण रहता है तभी गिलास पकड़ते हैं, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो गिलास क्या हो जाएगा? पिछल जाएगा हाथ से। ठीक है, और पिछल कर नीचे गिर जाएगा। इसलिए घर्षण रहेगा तभी गिलास को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खाली जगह होता है। ठीक है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान होता है। तो अगर दो सतह है, ठीक है, मान लीजिए कि एक सतह है और ये दूसरा सतह है, दोनों के बीच जो अनियमितता होता है वो उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो क्या होता है? घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या करा है कि घर्षण बल रिक्त स्थान कार्य करता है। घर्षण बल रिक्त स्थान कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करा कि बल की दिशा की लंबवत। ऑप्शन नंबर बी करा कि बल की दिशा में किसी कोण पर। ऑप्शन नंबर सी करा कि बल के दिशा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी करा कि बल की दिशा में विपरीत। तो घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल जो है वो बल के दिशा में विपरीत करता है, बल के दिशा के विपरीत का। ऑप्शन नंबर डी का सही जगह, बल के दिशा के विपरीत। ठीक है, घर्षण क्या होता है? तो बल के दिशा के विपरीत। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? एक साइकिल स्थिर त्वरण से चल्यमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। एक साइकिल है जो स्थिर त्वरण से चल्यमान है, पीछे का पहिया पर घर्षण बल है। तो पीछे का पहिया पर कैसा घर्षण बल है? शून्य है, अग्र दिशा में, या पश्चिम दिशा में, या ये सभी?
तो आपको बोले घर्षण बल किधर लगता है, बल के विपरीत पश्चिम दिशा में। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह, पश्चिम दिशा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कारों के ब्रेकिंग पैड में रिक्त स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में रिक्त स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए घर्षण का शून्य प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, ऑप्शन नंबर सी घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, या ऑप्शन नंबर डी घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो कौन सा गुण होता है ब्रेकिंग पैड में? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। क्या होता है? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या क्या होता है? तो घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह रिक्त स्थान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तापीय, नाभिकीय, रासायनिक या घर्षण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तापीय। क्या हो जाएगा? तो घर्षण होने के बाद कोई जगह पर घर्षण होता है तो वहाँ ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो घर्षण किस में बदल जाता है? तो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? रिक्त स्थान द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रभाव की स्थिति बनती है। मैंने किसके द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रभाव की स्थिति बनती है? तो किसके हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कॉरियोलिस बल। किसके द्वारा? तो कॉरियोलिस बल, कॉरियोलिस बल के द्वारा। तो कॉरियोलिस बल के द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलन होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। कॉरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जो कॉरियोलिस बल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह एक आभासीय बल है। अगले पास क्या चलते हैं। तो अगला पास क्या करा? इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता? माने गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो गैस्ट्रिक अम्ल के रूप में संगठन के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र कार्बनिक अम्ल है या गंधहीन रंगहीन पदार्थ होता है। क्या होता है? तो ये गंधहीन और रंगहीन भी होता है। ठीक है, जो जल के साथ विलय है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? तो H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में और संचालन बैटरियों को बनाने में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सबसे पहले तो पेट्रोलियम के शोधन में, फिर विस्फोटक सामान बनाने में, फिर औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और संचालन बैटरियों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या कर रहा है? 12 नंबर, रिक्त स्थान सोना को घोल सकता है। तो रिक्त कौन सा घोल है जो सोना को घोल सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आप लोग को सबको पता होगा कि एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का सोना को घोल सकता है। ठीक है, एक्वारेजिया जो होता है सोना को घोल सकता है। एक्वारेजिया सोना को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल माने HNO3 का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 भाग के मिश्रण को एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल मतलब नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं तो HNO3। ठीक है, क्या होता है? HNO3 और HCl एस। ठीक है, ये दोनों देखे था। HNO3 का एक भाग मतलब इसका एक भाग अनुपात में लिख लेते हैं, और इसका क्या नाम होता है? HCl का 3 भाग।
HNO3 का एक भाग और HCl का 3 भाग मिलाएंगे तो क्या होता है, तो एक वारिजय तैयार होता है। ठीक है, क्या होता है, एक वारिजय तैयार होता है। और कहता है यह स्वर्ण और प्लेटिनियम आदि नोबेल जो धातु हैं उसको गला देता है। ठीक है, एक वारिजय क्या करता है, तो स्वर्ण हो या प्लेटिनियम हो, इसको गला देता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न करा कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ माने आयन देता है। तो क्या करा है, कम H+ आयन देता है। तो कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बी। ठीक है, CH3COOH। अच्छा, CH3COOH को कहते क्या है, तो कहा जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, CH3COOH को क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, CH3COOH जो है वो क्या है, तो ये दुर्बल अम्ल है। क्या है, तो दुर्बल अम्ल है। तो ये जब पानी में मिलता है तो H+ आयन कम देता है। ठीक है, H+ आयन क्या देता है, कम देता है। ठीक है, और जो ऊपर जो ये सब दिया है HNO3। ठीक है, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया और HCl हो गया, ये सब क्या है, तो प्रबल अम्ल है। क्या है, तो ये सब प्रबल अम्ल है और ये पानी के साथ घुलने के बाद H+ आयन अधिक देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि अम्ली के आधार पर कौन सा सही है, अम्ली के आधार पर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर एक आ रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये का, यहाँ का अम्ली, तो अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है, लाल को नीला नहीं, ये क्षार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वे कह रहा है OH- को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो हाँ, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ठीक है, अगला तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि हम लोग को सुना ही क्या था, सही चुना था। तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, निकिल का, सूर्य का प्रकाश का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का या ताप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका क्या आता है, इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है, सही या गलत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही है कौन गलत है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ये कह रहा कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3 या H2SO3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या कर रहा है, चलिए हम लोग पता करते हैं आंसर कौन है। तो ऑप्शन नंबर जो एक कर रहा है कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों के आयनित हो जाता है। ठीक है, वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। तो ये क्या है, तो ये सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सही है, ये सब प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो H+ आयन देंगे ही। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। जैसे उदाहरण के लिए CH3COOH, H2SO3 और H2SO3। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, जल में घुलनशील होने के बाद जो H+ आयन जो है वो कम उत्पादन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी क्या हो जाएगा, तो दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक का कह रहा है, ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि यह जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है। तो ये सही है। ठीक है, H+ आयन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह स्वाद में कड़वा होता है।
तो क्या करा, अम्ल के बारे में पूछ रहा था, अम्ल के बारे में क्या है, तो स्वाद में कड़वा नहीं, ये खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। ठीक है, ये पूछ क्या रहा था कि सत्य नहीं है, सत्य कौन नहीं है, तो बी सत्य नहीं है। ठीक है, और ये आगे तो आप पता ही होगा कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि अम्ल है तो नीला को लाल कर देता है। ठीक है, H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका गलत आंसर है, और ऑप्शन नंबर सी बी ही सही आंसर होगा, क्योंकि कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, इस सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिक्त स्थान के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो अभी तो थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जो नाइट्रिक अम्ल है उसका 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग। और क्या, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग किसका, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, तो 3 भाग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, 3 भाग। ठीक है, किसका, तो नाइट्रिक अम्ल का 1 और इसका 3 भाग, तो क्या 1:3 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1:3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो कौन सा दुर्लभ अम्ल है, तो आपको पता होगा कि कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। इसी का सूत्र क्या था, तो इसी का सूत्र था CA3COOH। ठीक है, ये क्या है, तो दुर्बल अम्ल है। क्या है, तो दुर्बल अम्ल है। ठीक है, CA3COOH। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा है कि रिक्त स्थान अम्लीय नहीं है, इनमें से कौन सा अम्लीय नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CCl4। क्या हो जाएगा, CCl4 अम्लीय यौगिक नहीं है। यह कार्बन, इसको पूरा नाम क्या है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो एक कार्बनिक यौगिक है, यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव्य है। क्या है, तो रंगहीन और वाष्पशील द्रव्य है ये। ठीक है, इसका वाष्प वायु से भारी व अज्वलनशील होता है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। CCl4 का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न करा कि रिक्त स्थान एनालिडा वर्ग के संबंधित नहीं है। एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, मैंने एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है एनालिडा वर्ग से संबंधित, इसके बारे में बताना है। तो आपको पता है कि इसमें क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी एस्केरिस। क्या हो जाएगा, तो एस्केरिस जो है वो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, अच्छे, तो एस्केरिस है किस वर्ग से संबंधित, एस्केरिस है क्या, तो ये हो जाएगा परजीवी। क्या है, तो ये परजीवी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ में संबंधित है। केचुआ जो है निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। ठीक है, तो केचुआ किससे संबंधित है इसके बारे में बताना है। तो आपको पता होगा कि केचुआ जो है वो किससे संबंधित है, तो एनेलिडा से। किसका, तो एनेलिडा से संबंधित है। ठीक है, केचुआ किससे, तो एनेलिडा से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में आपको पता है कि क्या कहता है, तो ऑर्थोपोडा में होता है तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सब ऑर्थोपोडा में आएगा। ठीक है, फिर मोलस्का संघ के प्राणी हो जाएगा घोंघा, सीपी। ठीक है, मोलस्का में क्या हो जाएगा, तो घोंघा, सीपी। तो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हो जाते हैं प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा या हिस्टोलिटिका। क्या हो जाता है, हिस्टोलिटिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है जिसे कहा जाता है, मैंने जिसको मैं वो क्या कहता है कि जो गैस से विनिमय होता है उसके लिए जो वायु नली होता है उसका जाल होता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है श्वास प्रणाल। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी श्वास प्रणाल। ठीक है, श्वास प्रणाल इसको कहा जाता है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इसे श्वास प्रणाल या ट्रैकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वास प्रणाल प्रणाल या ट्रैकिया कहा जाता है। कीटों के श्वास तंत्र में श्वास नली नामक नलिकाओं के एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसे
क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया। ठीक है, क्या कहते हैं? तो ट्रैकिया कहते हैं, श्वास प्रणाली जिसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था, तितली के जो जीवन चक्र है उसकी तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो कोशित कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, कोशित कहलाता है। लार्वा के बाद क्या कहलाता है? तो कोशित कहलाता है। अगर तितली के जो चारों अवस्था है तीनों याद रख लीजिए, क्या हो जाएगा? तो पहले होता है, सबसे पहले होता है अंडा। ठीक है, पहला होता है अंडा, उसके बाद होता है दूसरा नंबर पे लार्वा। लार्वा। ठीक है, और तीसरा नंबर पे क्या होता है? तो तीसरा नंबर पे होता है प्यूपा। ठीक है, उसके बाद होता है चौथा नंबर पे वयस्क अवस्था, मैंने। ठीक है, क्या होता है? तो वयस्क अवस्था होता है। ठीक है, इसी को प्यूपा कहा जाता है। ठीक है, कोशित को हिंदी में हिंदी में कोशित कहा जाता है और इसको प्यूपा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 25 नंबर कि कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? तो कीट जो है किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो लेते हैं किसके द्वारा? तो श्वास क्षेत्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो श्वास क्षेत्र के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो पादप को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अवृतबीजी और डी कह रहा है नगण्यबीजी। तो आपको देखिए के पता लग जाएगा। तो अवृतबीजी हो गया, थैलोफाइटा हो गया या नगण्यबीजी, ये सब पौधा से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ऑर्थोपोडा जो है वो पौधा से संबंधित नहीं है। क्या हो जाएगा? तो ऑर्थोपोडा क्या हो जाएगा? तो पौधा से संबंधित नहीं है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है? तो जंतु जगत का ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ है। तो इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाते हैं। इसका शरीर सिर, पक्ष और उदर में विभक्त होता है। इसका बाह्य कंकाल या काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जो बाहरी कंकाल होता है वो कैसे बना होता है? तो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ रहता है। ठीक है, इस संघ के जंतुओं में गमन हेतु संयुक्त पाद पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाया जाता है। ठीक है, तो जो ऑर्थोपोडा हुआ वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? ठीक है, तो पैर जुड़े हुए रहते हैं, तो मतलब विकसित अवस्था में वो होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विकसित अवस्था में रहता है, मतलब ऑर्थोपोडा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है इसके बारे में बताना है। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुजिका डोमेस्टिका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुजिका डोमेस्टिका। ठीक है, क्या जगह था? मुजिका डोमेस्टिका। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्री ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये किसको नाम है? तो गेहूं को कहा जाता है। किसको? तो गेहूं। ठीक है, गेहूं को कहा जाता है। ठीक है, और उसको बाद अगला क्या करा? होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस आपको पता है, होमोसेपियंस किसको? तो मानव को कहता है। होमोसेपियंस किसको कहा जाता है? तो मानव को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा और ये क्या है? तो फोनिया। फोनिया जो है वो फोनिया क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? तो मक्खी का।
क्या हो जाता है, मक्खी का फोनिया कहा जाता है, ठीक है। और कह रहा है घरेलू मक्खी का, तो घरेलू मक्खी को कहता है मुजाका डोमेस्टिका, क्या कहता है, मुजाका डोमेस्टिका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास करा है कि तिलचट्टों में श्वसन रिक्त स्थान के माध्यम से होता है। तिलचट्टों में श्वसन रिक्त स्थान के माध्यम से होता है। तो तिलचट्टों में श्वसन किसके कारण होता है, किसके माध्यम से होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर डी, श्वास रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी, श्वास रंध्र के द्वारा होता है। तिलचट्टों में भी श्वसन किसके कारण होता है, तो श्वास रंध्रों द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न और आज के लिए लास्ट प्रश्न है कि रिक्त स्थान जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। रिक्त स्थान जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। कभी थोड़ा देर पहले ही हमने बताया था कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा था, ऑर्थोपोडा। क्या था, ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।